में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम टीपीएन भी बोलते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल का मतलब आप समझते होंगे, पेरेंटल का मतलब क्या होता है। पेरेंटल का मतलब होता है कोई भी हम अगर आईवी दे रहे हैं तो उसको हम पेरेंटल बोलते हैं। आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर हम कुछ दे रहे हैं पेशेंट को तो उसको हम बोलेंगे पेरेंटल। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो पेशेंट होता है, अगर वो पेशेंट माउथ से नहीं ले सकता, ओरली पेशेंट अगर नहीं ले रहा है, तो हम उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आईवी फॉर्म में देते हैं, इंट्राविनस रूट के थ्रू पेशेंट को देंगे, तो दैट इज कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या देते होते हैं हम पेशेंट को। कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। कार्बोहाइड्रेट देंगे पेशेंट को, डेक्सट्रोज की फॉर्म में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। फैट होते हैं इसके अंदर, इमल्सिफाइड फैट होते हैं जिनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। और प्रोटीन होती है अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो पहले ही जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जो पेशेंट होता है उसको मतलब ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती डाइजेशन के लिए, ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज, फैट इन द फॉर्म ऑफ इमल्सिफाइड फॉर्म एंड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। और साथ में टीपीएन में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और साथ में वाटर होता है। इंडिकेशंस क्या क्या है, कब देंगे। डिसफंक्शनल जीआई ट्रैक्ट, अगर जीआई ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो देंगे। पेशेंट इज नॉट टेकिंग ओरली, पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है और पेशेंट को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जीआई सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो पेशेंट को हम एनपीओ रखते होते हैं। और पेशेंट के अगर न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं है, पेशेंट माल नरिश्ड है, तो उस केस में देंगे। पेशेंट को जीआई के अंदर कोई ट्रॉमा है या कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस केस में भी हम टीपीएन देते होते हैं। एचआईवी पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है या पेशेंट माल नरिश्ड है। एचआईवी का जो पेशेंट होता है उसको हाई प्रोटीन हाई कैलोरी की जरूरत होती है, तो उस केस में भी देते हैं क्योंकि पेशेंट होता है वो वीक होता है। कैंसर का पेशेंट है उसको भी हम देते हैं अगर पेशेंट माल नरिश्ड है। और माल न्यूट्रिशन के केस में तो हम पेशेंट को जो टीपीएन है वो देते ही देते हैं। कंपोनेंट क्या है इसमें, जो टीपीएन होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट मेनली इसके अंदर होता है। 60 to 70% जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है। 60 to 70% जो कार्बोहाइड्रेट है उसी के बेसिस पे, उसी की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम रूट डिसाइड करते हैं कि हमें पेरिफेरल रूट से देना है टीपीएन या फिर हमें सेंट्रल लाइन से देना है। अगर जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन अगर 5% है तो हम पेरिफेरल लाइन से देते होते हैं। और ग्लूकोज अगर 50 to 60% है टीपीएन के अंदर तो उसको हम सेंट्रल रूट से देते हैं। अगर टीपीएन हमें 5 to 7 डेज तक देना है तो हम इजिली पेरिफेरल रूट से दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 वीक्स तक कंटिन्यू टीपीएन पेशेंट को देना है तो उस केस में हमें क्या है, जो टीपीएन है वो कहाँ देंगे, हम सेंट्रल लाइन से देते होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरिफेरल लाइन है कब यूज करेंगे, सेंट्रल लाइन कब यूज करेंगे। तो 5 to 7 डेज तक अगर कम टाइम तक टीपीएन देना है तो पेरिफेरल लाइन यूज करेंगे। और अगर 4 वीक्स तक कंटिन्यू हमने देना है तो हम सेंट्रल लाइन यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन 5% ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है तो पेरिफेरल रूट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यानी कि 50 to 60% ग्लूकोज है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन से देते होते हैं। इसके अलावा जो टीपीएन है उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 to 15% अमीनो एसिड्स होंगे यानी कि प्रोटीन। लिपिड है वो 30% होंगे इन द इमल्सिफाइड फॉर्म। इंसुलिन भी साथ में ऐड होता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, तो इसमें इंसुलिन भी होता है साथ में ऐड। हेपेरिन भी साथ में ऐड होता है टू प्रिवेंट द फाइब्रस क्लॉट, कि कोई क्लॉट ना बन जाए और अंदर ना चला जाए सर्कुलेशन में। तो इंसुलिन और हेपरिन जो होते हैं वो दोनों के दोनों जो होते हैं वो टीपीएन के अंदर होते हैं। इसके बाद इसमें आती है कॉम्प्लिकेशंस। हमें कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है टीपीएन की। न्यूमोथोरेक्स होता है, वो जो प्लूरल कैविटी होती है अगर उसके अंदर एयर चली जाती है तो उसको हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म बन जाता है, कई बार जो एयर एम्बोलाई है वो चला जाता है सेंट्रल लाइन से या पेरिफेरल लाइन से। इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं टीपीएन, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टीपीएन के थ्रू जो होता है वो सर्कुलेशन में चला जाता है।
कई बार इतना फ्लूइड हम दे रहे हैं पेशेंट को 24 आवर के अंदर, तो पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाती है या पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। साथ में इसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर पेशेंट है वो एकदम से, अगर हम टीपीएन उसको एकदम से अब्रप्टली हमने स्टॉप कर दिया है तो उस केस में पेशेंट एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में भी चला जाता है। ये तब होता है जब टीपीएन को हम क्या करते हैं, अब्रप्टली एकदम से स्टॉप कर देते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क होता है पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस आप याद रखोगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन क्या है। न्यूमोथोरेक्स, एयर एम्बोलिज्म बन जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है क्योंकि हम इतना फ्लूइड दे रहे हैं टीपीएन के थ्रू, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को क्योंकि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है पेशेंट अगर अब्रप्टली हम टीपीएन को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है अगर टीपीएन चल रहा है। तो इसमें क्योंकि हम इमल्सिफाइड फैट दे रहे हैं तो उस केस में हमें लार्ज फिल्टर यूज करना होता है टीपीएन देने के लिए। जो हम यूज करेंगे, जो सेंट्रलाइन हम यूज कर रहे हैं उसका जो फिल्टर है वो लार्ज होना चाहिए। दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टीपीएन के साथ में हम आईवी मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दे सकते या फिर ब्लड है वो पेशेंट को हम नहीं देंगे। जिस रूट से हमने टीपीएन दिया है सेंट्रलाइन से, हम जिस लाइन से टीपीएन दे रहे हैं उस लाइन से हम ब्लड या आईवी मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को नहीं देंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कोई भी पेशेंट है उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम जरूर मॉनिटर करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मॉनिटर करेंगे पेशेंट का। क्यों करेंगे? क्योंकि जो टीपीएन है उसके साथ में हम हिपैरिन भी पेशेंट को दे रहे हैं, तो हिपैरिन अगर पेशेंट को हम दे रहे हैं तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होगा पेशेंट का, वो रिड्यूस हो सकता है। क्लॉट बनने में टाइम लगेगा पेशेंट को, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है कि क्लॉट कितनी टाइम में बन रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर हेपेरिन दे रहे हैं तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कई बार पेशेंट का जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और लेट क्लॉट बनता है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना है वो मॉनिटर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार पेशेंट को रीफीडिंग सिंड्रोम होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि पेशेंट एकदम से जैसे ही टीपीएन हम बंद करते हैं तो उसके बाद पेशेंट का ड्रॉप आउट हो जाता है पोटेशियम और मैग्नीशियम का। दैट इज कॉल्ड रीफीडिंग सिंड्रोम एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन ऑल्सो। तो हम ये मॉनिटर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो मेनली इसमें हम पोटेशियम का या मैग्नीशियम का लेवल चेक करेंगे। ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे हम टीपीएन देने के बाद कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है। ये हम 4 to 6 आवर्स के बाद करते होते हैं चेक ग्लूकोज का लेवल कितना है। उसके बाद जो टीपीएन का हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हमने रेफ्रिजरेट करके रखना है और लगाने से पहले आधा घंटा पहले हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर उसको हम पेशेंट को लगाते हैं। ऐसे ही वो हमें हैंग करके नहीं छोड़ना है कि हैंग करके छोड़ दिया उसके बाद 2 घंटे बाद हमें वो टीपीएन है जो पेशेंट को लगा रहे हैं, तो इस तरह से हमने नहीं छोड़ना है। विद इन हाफ आवर जो होता है वो टीपीएन हमें स्टार्ट करना है और विद इन 24 आवर जो होता है वो हम पेशेंट को देंगे। रेफ्रिजरेट हमने कर रखा है तो विद इन 24 आवर जो होता है वो हम पेशेंट को देते होते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फीवर तो नहीं है। वेट गेन देखेंगे कि पेशेंट वेट गेन कितना कर रहा है। कोई मालनरिश पेशेंट है तो टीपीएन दिया है तो उसका वेट करके हम देखते होते हैं कि कितना उसका वेट गेन हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अब्रप्टली जो होता है वो स्टॉप नहीं करते हम टीपीएन को एकदम से, धीरे धीरे जो होता है वो हम टैपर ऑफ करते होते हैं इसको। तो अगर अब्रप्टली इसको स्टॉप कर देते हैं हम तो जो पेशेंट होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, एकदम से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म को मॉनिटर करना है कि एयर एम्बोलिज्म के सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे पेशेंट डिज्नी हो जाता है एयर एम्बोलिज्म बनता है तो अगर एयर एम्बोलिज्म बन गया है पेशेंट के अंदर, हमें लग रहा है, तो हम क्या करते होते हैं पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दे देंगे। एकदम से एयर एम्बोलिज्म बना है तो साइड लाइन पोजिशन दे देते हैं और पेशेंट का हेड डाउन और फिट जो होते हैं वो अप कर देते हैं। उसके बाद है अगर हमारे पास दूसरा बैग अवेलेबल नहीं है, एक बैग हमने पेशेंट को दे दिया है और दूसरा बैग अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन देना था हमें सेकंड जो बैग है टीपीएन का, तो उस केस में हम क्या करते हैं 10% डेक्सट्रोज है वो पेशेंट को हम
दे सकते हैं। अगर 10% डेक्सट्रोज हमारे पास पड़ी है, टीपीएन नहीं है, तो वो भी हम पेशेंट का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई पेशेंट टीपीएन पे है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।